जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव की। 7 विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन, लगातार ये सब चीजें सबने देखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि सरकार की पहली परीक्षा, बिल्कुल पहली परीक्षा, 7 विधानसभा सीट, जिसपे 4 सीट ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला माना जा सकता है। बाकी सीटों पर सीधी फाइट कही जा सकती है। कुछ जगह निर्दलीय बागी नुकसान कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष की अगर हम बात करें तो खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और झुंझुनू, टोंक, देवली, उनियारा जो है उस पे भी नरेश मीणा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी या कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है दौसा और रामगढ़ में। तो चलिए, हमारे साथ पैनलिस्ट सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओम सैनी साहब, राजीव जैन साहब, श्याम सुंदर शर्मा साहब। ओम जी, क्या लगता है आपको, ये जो इलेक्शन है इससे ना सरकार की सेहत पे फर्क पड़ने वाला, ना विपक्ष की पे, तो इसे परीक्षा की घड़ी कहें या फिर ये कहें कि चुनाव होता है, किसी न किसी दिशा को जरूर तय करता है कि हाँ मतदाता क्या चाहते हैं, और ऐसे वक्त चुनाव हो रहा है जब सरकार 1 साल कंप्लीट करने वाली है अगले ही महीने। देखिए, एक तो जो सत्ताधारी दल है उसके लिए तो निश्चित रूप से ये कि जो कुछ हासिल होगा वो उपलब्धि होगी, और साथ साथ में उनका अपना प्रचार का सिलसिला होगा। एक आगे के लिए संकेत मिलेगा कि आप मजबूती के साथ में अपना पूरा टाइम निकालेंगे और फिर राजस्थान में अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे। विपक्ष के लिए ये है कि जो कुछ हो रहा है उसमें से जो कुछ हासिल हो जाए, प्रीवियस में जो हासिल था अगर वो प्राप्त हो जाए तो आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की हो रही है कि विचारधाराओं को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, इंडिविजुअल्स को लेकर के, परिवारों को लेकर के और उनके दबदबे को लेकर के सारी चर्चाएं हो रही हैं। ये नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो काम है वो इतना प्रभावी है कि अब आप उनके सामने इतनी आसानी से अपने आप को कर नहीं सकते। यहाँ तो ठुमके मारे जा रहे हैं और नृत्य हो रहा है और वोट मांगे जा रहे हैं। ये तो राजस्थान की राजनीति में ऐसे दृश्य देखने को मिले नहीं कभी। देखिए, कोई भिक्षा की तरह से वोट मांग रहा है, कोई नाचते हुए वोट मांग रहा है, कोई भाई के लिए मांग रहा है, कोई बेटे के लिए मांग रहा है। ये बड़ा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो विचारधारा की कमिटमेंट को लेकर के एक खास बात हुआ करती थी कि कौन किधर है और किस तरीके से वो लोग कर रहे, वो हो नहीं रहा। बाकी देखिए, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से तो उपचुनावों में कांग्रेस आगे रही है, लेकिन अब सत्ताधारी दल ये है कि ये आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे, ये थोड़ा सा देखने का। एक पोलराइजेशन जो नोटेबल है वो ये है कि ट्राइबल्स में बड़ा अपना एक अलग से पोलराइजेशन हो रहा है, और वो किसी के साथ में, ट्राइबल्स का मतलब सिर्फ मेवाड़ के जो भील है और भील मेड़ा है उन लोगों के लिए है, मिरासियाज है उनके लिए है, हमारे जो फिरोजलाल जी मीणा वगैरह इनके लिए ट्राइबल वाला वैसे वो है। लेकिन हकीकत ये है कि ये उस पोलराइजेशन का हिस्सा नहीं है। वो वहाँ चुनौती देने वाली स्थिति में आए हैं, और वो क्या करेंगे, वो कितना कुछ कर सकते हैं, उनका उभार को ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कितना रोक पाने में सफल होंगी या इनको कितना पीछे छोड़ने का सिलसिला करेगी, ये इस चुनाव परिणामों से समझ में आएगा। बाकी तो बड़ा सहज है सारा कि त्रिकोणीय है, वोटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है, नौजवानों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, और लेकिन ऐसी नहीं है कि वो सारा परिवर्तन कर डालेगी। लेकिन हाँ, उनका वोट बड़ा अर्थपूर्ण हो गया और उसका भी एक असर होगा। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल वे है उसके हिसाब से तो पता है कि कुछ सांत्वना के कारण मिलेंगे जिनके मृत्यु हो गई, टिकट मिला है उसमें, तो वो ऐसा कुछ विशेष वो नहीं है। बस ये जो इलेक्शन का जो परिदृश्य है वो नोटेबल है, और उसके बारे में कहा जाना चाहिए कि देखिए, जो प्रांतीय अध्यक्ष है या प्रांतीय महामंत्री है या राष्ट्रीय नेता है, वो किस तरीके से और किस तरह की भाषा बोलने लगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वो फिर राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन भाषा का भी जैसा इस्तेमाल होने लगा है वो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो गया। क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे, लड़के क्या सीखेंगे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इलेक्शन हो नहीं रहा है कि उससे कुछ एहसास हो कि क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े
कांटे की टक्कर हो रही है। हाँ, लेकिन अगर सत्ताधारी दल पराजित होता है, जो उसको अगर पूर्व वाली स्थिति, तो वो निश्चित रूप से हमारी सरकार को लेकर के जो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें निश्चित रूप से एक चिंता पैदा करेगी। और ये पूर्वी जो ये नहर योजना जो है, जिसकी घोषणा करने वाले हैं, क्या कर दी होगी मुझे मालूम नहीं, तो उसका असर कितना पड़ता है देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। भाई, ये 7 विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब घर घर पे जोर है, जैसे हम कन्वेंसिंग कहते हैं उस तरह से काम होगा। और 23 को रिजल्ट, 13 को मतदान। क्या लगता है आपको कि रोचक मुकाबला कहा जा सकता है, और सरकार के लिए, संगठन के लिए, या दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी इसे एक परीक्षा की घड़ी माने, या फिर कहें कि इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए योगेंद्र जी, जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये अब तो आम चुनाव भी समीकरणों के चुनाव हो गए। जहां तक ओम जी अभी बात कर रहे थे विचारधाराओं की, तो विचारधारा की तो बात अब पुरानी हो गई। सारे जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, तो वो राजनीतिक दल अपने समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो राजस्थान में जो 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें ना तो विपक्ष पे कोई फर्क पड़ेगा, ना सत्ताधारी दल पे कोई फर्क पड़ेगा हार जीत का। लेकिन एक ये होता है कि सत्ताधारी दल है तो उसका 1 साल के कामकाज का मूल्यांकन, आकलन जनता ने किस प्रकार किया, उसका नतीजा ये सामने आएगा। विपक्ष का भी ये है कि वो विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से, तो ये सब चीजों का असर पड़ेगा। लेकिन जो 7 उपचुनावों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो अभी तक की जो आज तक की जो सूचनाएं मिली थी, तो जो 3 सीटें हैं ऐसी मानी जाती है, उसमें कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबले से बाहर सी है। सलूम्बर, 84 और खींवसर, वह मुख्य मुकाबला जो क्षेत्रीय दल और भाजपा सत्ताधारी दल है उनके बीच माना जा रहा है। और 4 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा के बीच से सीधा मुकाबला है आमने सामने का, जिसमें अब कुछ ये कह सकते हैं कि झुंझुनू में और दौसा देवली में त्रिकोणात्मक संकट। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां त्रिकोणात्मक संकट, देवली में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वहां एक निर्दलीय जो कांग्रेस का बागी है, वो ये जरूर है कि जितने भी 2-5 हजार जो भी वोट वो प्रत्याशी ले जाएगा, उसका नुकसान कांग्रेस को जरूर होगा। वो जातिगत आधार पे नुकसान हो सकता है कांग्रेस का। लेकिन जो वहां नरेश मीणा ने जिस तरीके से माहौल बनाया, तो वो जो सूचनाएं हैं वो सारा भारी लोगों का बनाया हुआ है। वो जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में, वो वहां के स्थानीय भी नहीं है। उनके जो समर्थक जुटे हैं वो अलग अलग इलाकों से जुटे हैं, और वो एक भीड़ का एक माहौल, लेकिन वोट तो वहां स्थानीय लोग देंगे। तो वहां भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। दौसा में सीधा मुकाबला है, आपके रामगढ़ में सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में, और झुंझुनू में भी कमोबेश जब वोट डलेंगे तो सीधा मुकाबला आ जाएगा। ये जरूर है कि राजेंद्र गुड़ा कितना वोट ले जाते हैं, अल्पसंख्यक वोटों में कितना बिखराव होता है। तो दौसा और झुंझुनू, तो जो तीसरे उम्मीदवार है वो जितने वोट ले जाएंगे उसका कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नजर आता है अभी तक की स्थिति में। अब 2 दिन में क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती है, क्या वो भरपाई करती है जो नुकसान उसको होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये 7 उपचुनाव है। और योगेंद्र जी, में एक चीज और आप इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा कि ये 7 सीटें राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, आप देखिए कुछ 2-3 सीटें आदिवासी क्षेत्र है, कुछ पूर्वी राजस्थान में, कुछ सेंट्रल राजस्थान में, झुंझुनू और खींवसर वगैरह। तो ये एक कमोवेश हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इनका जो नतीजा आएगा वो एक तरह से पूरे राजस्थान का सैंपल साइज में एक नतीजा है। छोटे रूप में हम उसको ये देख लें कि ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव हो रहा है। 7 सीटों का, एक अलवर का है, एक तो ये देवली उनियारा का है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, एक पूर्वी राजस्थान का आपका दौसा है, सेंट्रल राजस्थान का खींवसर झुंझुनू आ गया, आदिवासी बेल्ट मेवाड़ का वहां आ गया। तो ये इस तरीके का एक नतीजा जो आएगा तो बड़ा रोचक है हम लोगों के लिए। तो जो राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, तो इस नतीजे का दूरगामी भी असर होगा कि क्या होगा। राजनीतिक दलों को अपनी आगामी जो रणनीति बनानी होगी, वो इस नतीजे का आधार बना के वो शायद संभवतः अपने आगे की रणनीति बना सकते हैं। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल। और चलिए, यूं भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली, फिर मेन एग्जाम, उससे पहले की भी वास्तव में अगर राजनीतिक दल अगर किसी भी परिणाम से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
अगर उससे लेसन लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनके सीखने की बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ वास्तव में हम कहाँ खड़े थे और क्यों ऐसी स्थितियां बनी। कोइंसिडेंटल तो नहीं ऐसा कि चलिए साहब पब्लिक की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी हम जीत गए, कोई ऐसी स्थिति बनी कि उनको वोट देना की मजबूरी हो गई थी। तो सारी चीजें हैं। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। 2 सीट ऐसी हैं सदस्य जो अब यानी कि विधायक जो थे और 5 सीट विधायक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो क्या लगता है आपको इमोशनल कार्ड इस इलेक्शन पे कहीं असर डालेगा? देखिए योगेंद्र जी, ये चुनाव बिल्कुल अलग तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है जी जिसमें परिवारवाद भी शामिल है। आपके देखिएगा बागियों को मना करके अपने सदस्य बनाने का काम भी है। किसी भी देखिएगा यहाँ पर जो अभी ओम जी कह रहे थे कि जहाँ पर जिस तरह से पार्टी के सिद्धांतों की बात होती थी वो तो कुछ भी नहीं है। जीत के लिए हमने बीजेपी वाले ने कांग्रेस को छीन लिया और कांग्रेस वालों ने बीजेपी को छीन लिया। ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मूल कार्यकर्ता है ही नहीं, लेकिन क्योंकि अब जीतना है इसलिए हमारा कार्यकर्ता बन गया हो। बागी लड़ा था, ताकत वाला है, इसलिए बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया और कांग्रेस वाले ने कहा कि भाई देखिए बीजेपी वाले को नहीं दे सकते तो उन वालों को बीजेपी कांग्रेस का बना लिया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि गठबंधन टूटा है राजस्थान में। टूटा है, उसका असर कहाँ कैसे पड़ेगा ये तो आने वाले, क्योंकि यहाँ पर पंचायतों के चुनाव और आपके देखिए शहरी निकाय के चुनाव भी होने हैं। तो ये तो संदेश देने का कांग्रेस ने काम किया कि भाई लोकसभा में तो गठबंधन था, बाकी अब गठबंधन आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कांग्रेस को जीवित करने का काम जो गोविंद सिंह डोटासरा ने करने की कोशिश की, वो सफल होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है। निश्चित रूप से कांग्रेस को उसको नुकसान इस चुनाव में तो उठाना पड़ेगा, इसमें दो राय तो नहीं कह सकते। क्योंकि खींवसर में कांग्रेस के सहारे से हनुमान बेनीवाल आसानी से जीत सकते थे। इस प्रकार का चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री को 2-2 बार अगर चुनावी सभा में जाना पड़ रहा हो, रोड शो करना पड़ रहा हो, किस तरह की मजबूरी सत्ताधारी पार्टी के सामने आ रही होगी ये भी आपको पता है। और कांग्रेस के नेता एकजुट होकर के इस चुनाव में देखने को मुझे नहीं मिले। देखिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन कराने 2 जगह गए थे, उसके बाद गायब नजर आ रहे। अशोक गहलोत कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रहे। प्रभारी का कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा। बीजेपी के प्रभारी कह रहे देखिए मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है। अब अगर प्रभारी यदि इस चुनावी माहौल में कहे कि वसुंधरा जी को पूछ रहे हो, मुझे लिए मेरे लिए नहीं पूछ रहे हो, मैं तो जा ही नहीं रहा। श्याम जी प्रभारी तो अभी भी आकर गए, उनके बीच में पता चला कि डेंगू हो गया था तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी आकर के गए वो हर सीट पे मेरे ख्याल में 84 और यहाँ सब जगह मीटिंग भी करके गए वो। नहीं, अभी जो बीजेपी के प्रभारी की बात कर रहा हूँ, जो अभी आए हुए हैं वो कह रहे हैं अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल की बात कर रहा हूं। हाँ, वो मेरे लिए कोई नहीं पूछ रहा कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में, वसुंधरा जी के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिएगा जिस प्रकार का माहौल, प्रभारी को ये सब कुछ कहने की जरूरत क्या पड़ रही है। प्रभारी तो प्रभारी होता है, प्रभारी भी मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होता, मुख्यमंत्री उसके अधीन होता है, प्रदेश अध्यक्ष अधीन होता है। आप उनको ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो हम ही ठीक है, हमें हमारे यहाँ पे डांग पटलाई चलेगी, बाकी की नहीं चलेगी। तो जिस प्रकार की स्थिति आज भी मैंने देखा कि आदिवासी के घर श्याम जी देखिए आपने ये इलेक्शन बड़ा डिफरेंट नेचर का इलेक्शन है। आप 7 में से 5 सीट देखिए जिसमें परिवारवाद का कहीं ना कहीं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो किसी न किसका प्रभाव है। देवली उनियारा और एक आपके 84 जहां परिवारवाद की कोई छाप दिखाई नहीं दे रही। बाकी सब जगह पे है, कोई ना कोई किसी परिवार से ताल्लुक रखता है। जो मेन टक्कर में उन प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में इमोशनल कार्ड पे जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि उसका कितना इम्पैक्ट है। अब देखिए इमोशनल कार्ड तो देखिए दोनों जगह सलूम्बर में दिवंगत के आधार पर चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही है, एक दिवंगत के बेटा चुनाव लड़ रहा है। वहां इमोशनल तरीके से खेला जा रहा है, वो कितना प्रभावी हो रहा है वो तो आपको सामने नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए हनुमान बेनीवाल भी इमोशनल कार्ड खेल रहा है। वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है भाई देखिए सब कुछ है। वो देखिएगा, मैं तो मदन राठौड़ जी को कह रहा था कि वो कह रही थी कि नाराज होगी, हार गई तो पीयर चली जाएगी। वो कह रही पीयर चली जाएगी तो भी अपनी रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। इस तरह की चीजें देखिए छीटा बस खसी करना प्रदेश अध्यक्ष स्तर का, मेरे को देखो कुछ भी हो वो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसकी पत्नी के बारे में ये सब कहना, ये सब चीजें मेरे को लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा बल्कि अपने अपनी योग्यता का प्रदर्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पार्टी नजर नहीं आ रही, व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया है। पहले तो कहा जाता था कि भाई पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर जीत हार होगी। अब कह रहा है कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है।
जातिगत आधार पर निश्चित तौर पर जिस जाति के मंत्री उस जाति, आज मैं देखिए कन्हैयालाल चौधरी को सुन रहा था, जो पीएचडी के मंत्री, एक जगह चले गए, वो कह रहे हैं कि भाई पानी आता है नहीं आता है, तो महिलाएं उलझ गई कि नहीं नहीं, वो देखिए हरीश मीणा ने तुम्हारी चौकीदारी ठीक नहीं की, मैं करने आया हूँ, वोट देना चाहे मत देना, लेकिन प्रेशर आना चाहिए अधिकारियों को। अब ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो क्या है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मंत्री को आज जरूरत क्या पड़ रही है, प्रेशर की चेक कराने की जरूरत क्यों पड़ रही? तो ये सब चीजें देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव हमको जीतना है, कुछ भी करो। देखिए चुनाव पहली बार नहीं हारी है बीजेपी, दो तो पहले हार चुकी है। एक तो देखिएगा महेंद्रजीत मालवीय का चुनाव हुआ था, बागीडोरा का उपचुनाव, हारा, दूसरा उपचुनाव आपके सामने फिर हारा। तो देखिए दो उपचुनाव हारने के बाद, एक तो सुरेंद्र टीटी वाला चुनाव हारा था, उसके बाद बाकी दो चुनाव तो हार चुके, तीसरा चुनाव हारने की बात आ रही। हाँ, क्योंकि संख्या बढ़ गई, 5 से 2 दिवंगत हो गए, 7 हो गई, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक इस तरह का माहौल हो गया। 1 महीने से प्रशासन काम नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री काम नहीं करे, केवल चुनावी प्रचार में सारा का सारा उलझा हुआ है और जीत के आना है हमको। तो अब वो कह रहे हैं हम तो सातों के सातों जीतना है, सातों तो सातों, लेकिन ना बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस ने तो पहले ही गठबंधन तोड़ करके अपनी दुविधापूर्ण स्थिति कर दी, 4 में से 2 ही जीत पाएंगे मेरे को लगता है। बाकी बीजेपी 2 या 3 जीत सकती है, उससे ज्यादा जीत नहीं सकती है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल कितनी भी स्थिति कर ले, लास्ट में जाकर के मुझे लगता है कुछ वोटों से जीतेगी, उसकी पत्नी को जिताने में कामयाब हो सकता है। और राजकुमार रोध निश्चित रूप से 84 वाली सीट पे 76 से नहीं जीतेगा तो कम से जीतेगा। तो ये देखिएगा, निश्चित रूप से आदिवासी अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए वो कायम रखेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व आदिवासी पार्टी अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए करेगी। आदिवासियों का अस्तित्व तो कायम ही रहेगा श्याम जी, ये जीतो चाहे ये जीतो चाहे ये जीतो, कोई जीतो नहीं, लेकिन आदिवासी पार्टी का अस्तित्व बढ़ेगा। और देखिए हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर उनकी पत्नी नहीं जीती, राजस्थान में नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए निश्चित इमोशनल तरीके से जो कुछ हनुमान बेनीवाल कहता नजर आ रहा है, कभी देखिएगा मदन राठौड़ के लिए कह देता है, कभी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तो कुछ नहीं कहते, गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो कर देता है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो आपके सामने देखिएगा करोड़ीलाल मीणा के घर बैठ गए थे, उसी ठुमके लगाना, गाने बजाना, मेरा पिया घर आया है, ये मुख्यमंत्री जी के रोड शो में गाना बज रहा, मुझे नहीं समझा पिया घर आया है कि मुख्यमंत्री घर आया है। देखिए ये सब चीजें, देखिए चुनावी माहौल में जिस तरह का माहौल इस बार उपचुनाव एक नया पेटेंट संदेश देने तो का ये तो लोकतंत्र का उत्सव है, इसी तरह से तो लोग मजे करते हैं। देखिए एक थ्योरी बन गई है सर, मुख्यमंत्री है, आप छाप कैसे छोड़ पा रहे हो, आप छाप कैसे छोड़ पा रहे हो? आज पिया घर कहाँ से आ गया? मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा अपने बड़ा बात होती है, पिया घर तो ना आ रहा है, वो नाच रहा है। अब देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री इतने दिन तो कह रहा था इस्तीफा दे रहा हूँ इस्तीफा दे रहा हूँ, अब वो हर रात लोगों के बीच में जाके कह रहा है मैं वचन देता हूँ अब गड़बड़ नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ब्राह्मणों के वोट के लिए बात जा रहा है। कभी कहा जा रहा है किस तरह का माहौल कर दिया, अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब तो भाई जीत के आना चाहिए, पहले भतीजे को जिता लिया, खुद जीत गया, अब भाई को जिताने के लिए कोई पत्नी को जिताने की बात कर रहा है, कोई बेटे को जिताने की बात। श्याम जी वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी हम एक उस पर जाना चाहेंगे, ये इलेक्शन डिफरेंट नेचर का, हर इलेक्शन में कुछ न कुछ खूबी और नई बात होती है, और इस बार भी है। 5 सीट पे परिवारवाद का साया दिखाई दे रहा है, 2 सीट पे चले नहीं है, देवली उनियारा और 84, वहां पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशी सभी जगह लड़ रहे हैं, लेकिन वहां कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार का कोई सदस्य नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लगता है? दूसरा एक चीज और आपने देखी होगी यहाँ पे कि जिसके पास में पिछली बार बागी होके भी चुनाव लड़ा और अगर उसने अधिकृत प्रत्याशी से ज्यादा वोट ले लिए उसको टिकट दे दिया गया। तो ये भी एक राजस्थान की राजनीति में एक नया स्टेप कहा जा सकता है कि आप चुनाव लड़िए और अगर आप में दम है तो एक बार के लिए तो जीत जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका बलिदान सही है। एक बार के लिए अगर ज्यादा वोट अधिकृत प्रत्याशी से लेके आए तो अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। योगेश जी, इससे लगता ये है इस तरीके से टिकट दिए जाना क्योंकि आपकी जो सामाजिक समीकरण बनाने की जो क्षमता है वो कैसी है इसका एहसास होता है और इसीलिए उसको टिकट दिया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन की वजह से सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बाप पार्टी क्या मेवाड़ के मतलब ये बेल्ट के अंदर अपना प्रभाव स्थापित करने जा रही है, क्या वो इन दोनों राष्ट्रीय दलों को बेदखल कर देगी, क्योंकि वो बहुत सीरियसली और गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
ये अलग बात है कि आप कहते हैं कि साहब उनके सांत्वना के वोटों के माध्यम से वो जीत सकते हैं, ये सब, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से बन रही है। और दूसरे ये परिवार जिनकी पूरी साख दांव पे लगी है, ओला अगर पराजित होते हैं उनमें तो उसका निश्चित रूप से झुंझुनू में उनका वो सिलसिला बनेगा। खींवसर में अगर हनुमान की पत्नी जीत जाती है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी जीतती है, तो इसका मतलब है कि मिर्जा परिवार का जो एक पूरा हिस्सा था, जो राजनीति पे जो पकड़ थी, वो पकड़ खत्म होने जा रही है। और अब वो दबदबा नहीं, क्योंकि ज्योति मिर्जा काफी आहत होकर के और पार्टी में सक्रिय है और वो पूरा दम लगा करके उसमें। ओम जी, लेकिन एक बात और चर्चा में कि ज्योति मिर्जा की अति सक्रियता वो बीजेपी के स्थापित नेता और कार्यकर्ताओं के हजम नहीं हो रही है। वो देखिए उनका अंदरूनी सिलसिला, उसके नुकसान होंगे, लेकिन दिव्या जिस तरीके से नाराज है, मदेरना जी की बेटी, और वो भी उसी तरीके से मदद के लिए है। हनुमान बेनीवाल के शत्रु काफी हो गए उनकी अपने बड़बोलेपन की वजह से, तो उनकी जो धार थी उस धार पे आक्रमण हो रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने दाव पे लगा दिया अपनी पत्नी को, उन्हीं को मैदान में उतार दिया। ये पराजय बड़ा दुख दे दिया अगर वो पराजित हो। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, इस इलेक्शन में कहीं भीतरी घात की आठ नजर आती है? क्योंकि बीजेपी का पहला स्टेप तो काबिल तारीफ रहा। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो बागी बड़े चेहरे थे, एक 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 करके सबको बैठा दिया इन्होंने। तो डैमेज कंट्रोल या भीतरी घात का खतरा? देखिए, भीतर घात का तो खतरा रहेगा ही रहेगा जी। जहाँ तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में भीतर घात का है। अब आप वहां देख लीजिए, सलूम्बर में रघुवीर मीणा नाराज है, बाद में मना लिया, तो वो नाराजगी का तो असर रहेगा। इसी तरीके से बीजेपी में भी जो है, रामगढ़ में और आपके झुंझुनू में, कमोबेश दौसा में भी, और देवली उनियारा की सीट पे भी भीतर घात का खतरा है। जो दावेदार थे, जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके थे, वो दावेदार थे, तो उनके समर्थकों में तो कहीं ना कहीं निराशा है। लेकिन ऊपरी तौर पे भाजपा ने ये मैनेज जरूर कर लिया कि इनको खड़ा नहीं होने दिया। अब भीतरघात किस रूप में होती है, लेकिन युगेंद्र जी, अमूमन ये देखा जाता है कि जो आम मतदाता होता है, वो जिस राष्ट्रीय दल से जुड़ा होता है या जिसका समर्थक होता है, उसके मन में जिस पार्टी को वोट देना है, वो उस पार्टी को वोट देता है। चाहे वो कोई भी उम्मीदवार कहीं करता है तो कुछ बहुत मामूली सा असर पड़ता है भीतरघात का, लेकिन कई स्थानों पर बड़े पैमाने पे भी शायद भीतरघात हो जाता है। अब जैसे दौसा सीट है, तो दौसा एक जनरल सीट है, तो वहां दोनों राष्ट्रीय दलों ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार खड़े कर दिए। उनके लिए बहुत सी सीटें होती है, तो एक जो अनारक्षित वर्ग है उसमें एक ये कुंठा रहती है कि भाई सीट तो एक जनरल, इस पूरे इलाके में एक सीट जनरल है, उस पर भी आरक्षित वर्ग, तो इस तरीके का भीतरघात कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन ये उपचुनाव है, इसमें ज्यादातर जो मतदाता है या जो समर्थक वर्ग है, वो सत्ताधारी दल से में तो जुड़ा ही रहता है, वो नाराज भी नहीं होने देता, ओपन भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ये कई कारण रहते हैं उसके, जो वो नतीजे ही जब आएंगे तब ओपन उसका एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल, हम देखिए अभी उस स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं जो अभी चर्चा में आ रही है, कुछ दिखाई दे रहा है उस पे। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। ये जैसे राजीव जी से भी मैंने पूछा, यहाँ भीतरी घात के साथ साथ अभी ये जो टाइम था लास्ट का, राजनीतिक दलों को कुछ रणनीति बदलनी पड़ी। जैसे कुछ सीटें ऐसी थी कि जहां पे वास्तव में खतरा दिखाई दे रहा था। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आज के बाद स्थानीय लोग और नेता रह गए हैं, अब सब विदा हो गए। 6 बजे का टाइम था, 6 बजे तक शोर शराबा बंद हो गया। अब मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट जिसका मजबूत होगा, जिसकी स्थितियां ठीक होगी, वो जिता पाने में सक्षम होगा। अब तक तो आप भारी झेल जमाशा जो भी कर रहे थे, शोर शराबा जितना कुछ हो रहा था, दिख रहा था सबको, तो दिखेगा नहीं। अब कत्ल की रात 2 है, 2 कत्ल की रात में अगर रात को जग करके अगर सही तरीका का मैनेजमेंट कर लोगे, भीतरी घात निश्चित रूप से दोनों पार्टी के लिए हावी है। और ये नहीं है कि हनुमान बेनीवाल के अंदर भीतरी घात नहीं, वहां पे भी है। यदि बाप पार्टी की करें, बाप पार्टी का भी देखिए बागी खड़ा है ना 84 में, बदामी नाम। तो इसलिए देखिए निश्चित रूप से सब जगह बागियों का बोलबाला होता है कि जगह तो निर्दलीय भी खड़े हैं, उनकी संख्या तो अपन गिन ही रहे हैं। कई बार क्या होगा कि 1000-2000 वोट अगर निर्दलीय ले गया तो आप हार जाओगे, जीत जाओगे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए ये चुनाव निश्चित तौर पर बहुत कुछ संदेश देने वाला होगा। मुख्यमंत्री जी को किस तरह से शक्ति प्रदान करेगा, मदन जी को जीवन कैसे, संजीवनी कैसे मिलेगी, ओबीसी डोटासरा का निर्णय कांग्रेस के लिए कितना सार्थक होगा, सचिन पायलट 2 दिन रहे, अशोक गहलोत नहीं रहे,
या एक दिन रहे भंवर जितेंद्र का अलवर में दबदबा है नहीं है और प्रतिपक्ष का नेता, इन सब का बिल्कुल। भाग्य का वो फैसला भी सारे होना चाहिए। तस्वीरें जिनसे पर्दा उठेगा और काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस इलेक्शन में देखे जा सकते हैं। वैसे तो हर चुनाव का परिणाम ही काफी इंपॉर्टेंट और विशेष रूप से देखा जाता है, लेकिन इस चुनाव में काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ, परिवार के लोगों को टिकट देने का क्या इम्पैक्ट आता है, कि इमोशनल कार्ड चलता है क्या। दूसरी जो चीजें हैं उनका पता लगेगा कि भीतरी घात जिसे डैमेज कंट्रोल कहा जा रहा था, बैठा तो दिया गया या लोगों को घरों से मना के पार्टी के लिए लगा दिया गया है, लेकिन वास्तव में उनका असर कितना रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।